राधे साथियों, भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्नों को लेकर मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ। साथियों, यह विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें क्योंकि आगामी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में यह आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं भाषा विज्ञान संबंधी कुछ महत्वपूर्ण विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सिद्धांत एवं भाषा बोली से संबंधित निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। इसका सही उत्तर मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी होती हैं, इसे देखते हैं। खड़ी बोली, जिसे कौरवी के नाम से भी जानते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, यह सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। साथियों, इसको याद रखने का ट्रिक है ABC। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली और C फॉर छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। कुल 4 विकल्प हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग में इसमें बताना है कौन कौन से विकल्प सही हैं। पहला विकल्प, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दूसरा विकल्प, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। तीसरा विकल्प, खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। और विकल्प 4, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। बताना है इसमें कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग इन चारों विकल्पों में किस किस के बीच होता है। तो इसका उत्तर है A, B और C। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है एवं दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है तथा खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है, जबकि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। यह तथ्य असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में बोलियों को दे रखा है और सूची 2 में उन क्षेत्रों को जहां इन बोलियों का प्रयोग होता है। खड़ी बोली का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, इसे देखते हैं। एक तरफ सूची 1 में खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगड़ू और अवधी। सूची 2 में बिलासपुर, सुल्तानपुर, आगरा, बिजनौर और करनाल है। तो देखते हैं इसमें खड़ी बोली का प्रयोग बिजनौर में होता है। ब्रजभाषा आगरा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। बांगरू करनाल क्षेत्र में बोली जाती है और अवधी सुल्तानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनके संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य भाषा अवहट्ट, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। सूची 2 में रचनाएं हैं भावर गीत, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, प्रबंध चिंतामणि और मधुमालती। तो साथियों, अवहट्ट काव्य भाषा में रचना कीर्तिलता और इसके रचनाकार हैं विद्यापति। ब्रजभाषा में रचित भंवर गीत है और इसके रचनाकार हैं नंददास। अवधी भाषा में रचित मधुमालती रचना और रचनाकार मंझन है। खड़ी बोली में रचित प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली में रचित पहला महाकाव्य है और इसके रचनाकार हैं हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, फारसी और रूसी। इसमें सही विकल्प है फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर
लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु। तो इसमें सही उत्तर बंगाली भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, जबकि कन्नड़, मलयालम तथा तेलुगु तीनों द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है? विकल्प अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और मराठी। इसमें विकल्प बी सही है। हिंदी भाषा भारत की संपर्क भाषा है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अलग अलग मातृभाषा भाषी क्षेत्रों के मध्य संपर्क साधने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? राष्ट्रभाषा, भारत संघ की राजभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा। इसका उत्तर है हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यह स्वीकृति संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? जर्मन, अंग्रेजी, चीनी और फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर है चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, बल्कि चीनी भाषा मंदारिन की लिपि चित्रात्मक लिपि है, जबकि जर्मन, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी तीनों रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि कहलाती है? रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी। तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडला व मिर्ज़ापुर भी बघेली के क्षेत्र हैं। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का क्षेत्र है? विकल्प इस प्रकार रीवा, इंदौर, रायपुर और भोपाल। इसमें विकल्प ए सही होगा। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है। रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडला व मिर्ज़ापुर भी बघेली के क्षेत्र हैं। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हमारा अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है, जबकि पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमायूनी तथा नेपाली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी बोलियों का विकास हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो हम इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल काव्य पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, पाखंड विडंबन आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है?
इसका उत्तर पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी बोलियां आती हैं। पैसाची से पंजाबी, मागधी से बिहारी तथा अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही उत्तर देवनागरी लिपि। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी तथा नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। मंदारिन चीनी भाषा की लिपि को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाश किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा अन्य प्रमुख शब्द कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली तथा हरियाणवी बोलियां आती हैं। हमारा अगला प्रश्न, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? इसका सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदी से। मानक हिंदी का विकास खड़ी हिंदी बोली से हुआ है, जबकि अन्य बोलियां ब्रजभाषा, बांगरू तथा अवधी से मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है तथा वहाँ की ग्रामीण जनता द्वारा अधिकांशता में बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? इसका विकल्प इस प्रकार है, पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का या देश भर से संपर्क का। तो इसका सही उत्तर है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी को हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? आपके विकल्प हैं, इसमें खड़ी बोली मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। तो हमारा विकल्प ए सही है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता? विकल्प इस प्रकार हैं, ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर। इसका सही उत्तर है शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है? आपके विकल्प हैं जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मगही। तो इसका सही उत्तर होगा मगही, जो राजस्थानी से संबद्ध नहीं है। मगही बोली का संबंध बिहारी उपभाषा से है। बिहारी हिंदी का विकास
मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अतिरिक्त 3 बोलियां आती हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये 4 प्रमुख बोलियां हैं जो राजस्थानी उपभाषा का विकास के अंतर्गत आती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? इसका सही उत्तर है मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, इन 4 बोलियों का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, इन उपभाषाओं का विकास हुआ। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा उपभाषाओं का विकास हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, जिनमें 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इनका विकास हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी? इसका सही उत्तर है भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भाषा विकास क्रम में संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का स्थान है। इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। ध्यान देंगे, अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? आपके विकल्प इस प्रकार हैं, संस्कृत निष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी या कठिन हिंदी? इसका सही उत्तर होगा पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी का विकास हुआ है, जिसे अंग्रेजी शब्दावली में स्टैंडर्ड हिंदी भी कहते हैं। परिनिष्ठित हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी। अगला प्रश्न है, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? और इसका सही उत्तर है मानक भाषा। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहते हैं। सर्वसाधारण में बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा तथा लोक भाषा की कविता में प्रयुक्त भाषा को काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए, मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित है। विकल्प 2 में मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया, फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। विकल्प सी, मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। और विकल्प डी में व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर है मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में सही तथ्य है, व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अंबेडकर, स्वामी दयानंद
सरस्वती। और इसका सही उत्तर है स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती की सक्रिय भूमिका रही। इनकी प्रमुख कृति सत्यार्थ प्रकाश है। अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? और इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। इसकी स्थापना मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, इस स्थान पर हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? और इसका सही उत्तर होगा सरकारी कार्यालयों की भाषा। भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 में राजभाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद 343(1) में यह घोषणा की गई है कि भारत की राजभाषा हिंदी व इसकी लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 348 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। अन्य अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का प्रगठन का प्रावधान है। और आगे अनुच्छेद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? विकल्प हैं कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और मगही। तो इसका सही उत्तर होगा मगही। मगही बोली पश्चिमी सौरसेनी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। मगही मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बिहारी उपभाषा की बोली है, जबकि कन्नौजी, बुंदेली तथा ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली पश्चिमी हिंदी की बोली है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके चित्र के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में बोलियां दी गई हैं और सूची 2 में चित्र दिए गए हैं। सूची 1 की बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी और मगही। सूची 2 में चित्र है गढ़वाल, पटना, शिमला, गाजीपुर और बिलासपुर। पश्चिमी पहाड़ी बोली का चित्र शिमला है। मध्यवर्ती पहाड़ी बोली का चित्र गढ़वाल है। भोजपुरी बोली का चित्र गाजीपुर और मगही बोली का चित्र पटना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? और विकल्प इस प्रकार है भोजपुरी, मगही, मैथिली और छत्तीसगढ़ी। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि यह पूर्वी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेदों के विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए 343, विकल्प बी 348, विकल्प सी 349 और विकल्प डी है 351। और इसका सही उत्तर होगा
हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। अन्य विकल्प की व्याख्या भी देख लेते हैं। विकल्प 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। विकल्प सी में 349 अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है कि भाषा संबंधी कुछ विधियां अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया 349 में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? और विकल्प इस प्रकार है, नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी और गोंडवी। और इसका सही उत्तर है नेपाली। नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। अतः 71वां संविधान संशोधन सन 1992 ईस्वी के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 22 भाषाओं को देख लेते हैं एक बार। पहली भाषा असमिया, दूसरा बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। इन 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। भाग 17। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? और इसका सही उत्तर होगा मलयाली राजस्थानी की बोली नहीं है। मलयाली राजस्थानी की बोली नहीं है। यह एक तुल्यप्राय भाषा है। अन्य विवरण इस प्रकार है। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। राजस्थानी बोली के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी, जिसका अन्य नाम ढूढ़ाड़ी भी मिलता है, और मारवाड़ी आती है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में कौरवी, जिसका अन्य खड़ी बोली का ही अन्य नाम कौरवी है, ब्रजभाषा हरियाणवी, इसका अन्य नाम बांगरू भी मिलता है, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है? और इसका सही उत्तर है भास धातु से। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। भास का अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं, जिनमें पहली परिभाषा भाषा के संबंध में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की है। इन्होंने बताया है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा को परिभाषित करते हुए बताया है, मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? तो इसका सही विकल्प है छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। यह तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी की बोली हैं, जबकि हरियाणवी, कन्नौजी, कौरवी, बुंदेली, ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है तथा मालवी राजस्थानी की बोली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है कैसे? तो इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है क्योंकि यहाँ स्वर पहले और व्यंजन बाद में आता है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, इसमें स्वर पहले तथा व्यंजन बाद में आते हैं। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से चौथी पांचवी सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से छठी सदी में कुटिल लिपि हुई है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी या देवनागरी कहते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, इनका समय 7वीं से 8वीं सदी है, के एक शिलालेख में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है, अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हाफ में आई एवं नाइफ में के में। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है, अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मूक वर्ण हाफ में एल तथा नाइफ में के ये मूक वर्ण हैं, इनका उच्चारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो इन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला प्रश्न है वह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा विद्वान कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। भाषा की परिभाषा की संपूर्ण जानकारी भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मानव समुदाय अपने भाषाओं व विचारों की परस्पर अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण करता है। हमारा अगला प्रश्न है देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? इसका सही उत्तर है काका कालेलकर ने देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं देवनागरी का विकास। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ था? और इसका सही उत्तर है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में है। गुजरात के कुछ शिलालेखों की लिपि जो प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच के हैं, नागरी लिपि में बहुत मेल खाते हैं। 7वीं शताब्दी और उसके बाद नागरी का प्रयोग लगातार देखा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? और इसका सही उत्तर है भोजपुरी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली न होकर मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? और इसका सही उत्तर है बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि यह बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली आती है। अगला प्रश्न है मैथिली का प्रयोग क्षेत्र
नहीं है। मैथिली बोली का प्रयोग क्षेत्र कौन सा नहीं है बताना है। विकल्प है दरभंगा, मेरठ, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। इसका सही उत्तर है मेरठ। मेरठ क्षेत्र खड़ी बोली का क्षेत्र है और दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जिलों में मैथिली भाषा का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है और विकल्प है असमिया, संस्कृत, हिंदी, नेपाली। इसका सही उत्तर होगा असमिया। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। असमी की अपनी लिपि बंगला है। इसकी मुख्य बोली बिशुनपुरिया है। संस्कृत, हिंदी, नेपाली देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा है। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी में यह हमारा अंतिम प्रश्न था। अगले वीडियो में मिलते हैं अन्य 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपको राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।